तूने क्या किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस दुश्मनी का बदला लिया है तूने? माजी मत कहा मुझे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तूने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे। आप ये क्या किया आपने? जिस चीज को आपका दिल नहीं करता उसे करते क्यों है? मैं मजबूर हूँ। मजबूर? अब्बास जी, मजबूरी से आगे भी एक चीज है, हिम्मत, हौसला। हिम्मत, हौसला नहीं है मुझे हिम्मत। अगर हिम्मत होती तो नहीं डरता मैं उस चेहरे से। वो चेहरा साए की तरह मेरा पीछा करता है। मैं डर जाता हूँ उस चेहरे से, और फिर मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है। आप इस चीज का सहारा नहीं ले सकते। तो फिर किस चीज का सहारा लूं मैं? मेरा। आपका? हाँ, मेरा। मैं दूंगी आपको सहारा, मैं दूंगी आपको हिम्मत। आपके दिलो दिमाग से इस खौफ को मैं निकाल दूंगी। मगर आप किस तरह निकालेंगे मेरे दिल से ये खौफ? ये तो साए की तरह मेरे साथ रहता है। मैं भी साए की तरह आपके साथ रहूंगी। आप? हाँ, मैं। मगर क्यों रहना चाहती आप मेरे साथ? आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी जान बचाना चाहती हूँ। आपको इस अजाब से छुड़ाना चाहती हूँ। नहीं, आप मेरे साथ कैसे रह सकती हैं? क्यों? मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकती? अब्बास जी, आज के बाद इस जान पर सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं एक बेघर, बेसहारा, और आप मेरे साथ? हाँ, मैं आपके साथ रहूंगी। आप जानती हैं, मैं एक गर्द पीने वाला बिगड़ा हुआ इंसान हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और मैं इसे आबाद कर दूंगी। मैं एक ख्वाब हूं जो कभी भी टूट सकता है। आप मेरे लिए ख्वाब नहीं हो, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। सनोबर, तुम्हें मेरे साथ कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आंसू, तबाही और बर्बादी मिलेगी। अब्बास जी, अगर आपके मुकद्दर में बर्बादी लिखी है तो फिर यही सही। मैं इसे अपना मुकद्दर समझकर कबूल करती हूँ। सोच लो सनोबर, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उम्र भर पछताओगी तुम, सिर्फ पछताओगी। अब्बास, मेरी तरफ देखो। क्या मेरे चेहरे पर फिक्र या परेशानी की कोई झलक है? नहीं ना? तो फिर कहो। मगर एक बात सुन लो सनोबर, मैं ये गर्द पीना कभी नहीं छोड़ सकता। और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। सनोबर? हाँ अब्बास, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, नहीं रह सकती। और फिर मैं अब्बास की हो गई। मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अब्बास से शादी की। फिर हम लोग एक चाल में रहने लगे। अब्बास गर्द नहीं छोड़ सका। उन दिनों हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि हम लोग तो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। बीमार अब्बास को बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर नम्रता मेरी ज़िंदगी में आई और वो मुझे अपने महिला आश्रम ले गई। मेरे साथ भी वही करना चाहा जो वो हर लड़की के साथ करती है, लेकिन मेरी ज़िद के सामने वो हार गई। फिर उसने अब्बास को कैद कर लिया अपने आश्रम में। वो जानती थी कि अब्बास मेरी कमज़ोरी है ना। उन दिनों
अब्बास को या तो दवा बचा सकती थी या फिर गर्द, लेकिन नम्रता ने अब्बास को दवा नहीं दी, गर्द देना चाहा। अब्बास में एक नया इनकलाब आया, उसने गर्द लेने से इनकार किया और नम्रता बहन अपने इरादों में कामयाब नहीं रही। फिर तुमने आकर अब्बास को एक नई जिंदगी दी और मुझे एक शर्मनाक जिल्लत से बचा लिया। रोवर जी, अब्बास को होश आ गया है, मैं आपको याद कर रहा है। आइए। सनोबर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा। मेरे अल्लाह, तूने मेरे अब्बास की जान बचाई। क्या देख रहे हो? देखने दो मुझे इस चेहरे को। क्यों? सनोबर, उस हादसे के बाद वो चेहरा मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में बस गया था। मैं डरने लगा था अपने आप से, और उस खौफ से छुटकारा पाने के लिए मैं गर्द पीता था। लेकिन जब मैं नम्रता की काल कोठरी में पहुंचा तो बस मेरी नज़रें जम गई तुम्हारे चेहरे पर, और फिर धीरे धीरे वो चेहरा मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरी आंखों से गायब होने लगा। मैं भूलने लगा था उस चेहरे को, और बस तुम्हारा चेहरा था सामने मेरे। सनोबर, तुम्हारे चेहरे की ताब ने मुझे उस चेहरे से दूर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और अब अगर मेरे दिल में कोई चेहरा है तो सिर्फ तुम्हारा। मेरी आंखों में, मेरे दिमाग में कोई चेहरा है तो बस तुम्हारा। ना सनोबर, अब इन आंसुओं को पोंछ लो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, सुनोगी? सनोबर, मैं अब गर्द कभी नहीं पीऊंगा। क्या? हाँ, कभी नहीं पीऊंगा। सच? तुम्हारी कसम। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह, तूने मेरी फरियाद सुन ली। प्रगति, आप लोग ने सुना अब्बास ने क्या कहा? सुना। सनोबर, तुम्हें और अब्बास भाई को नई जिंदगी मुबारक हो। अब्बास, हमें प्रगति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह प्रगति है। प्रगति, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सनोबर, जरा इधर आओ। क्या बात है प्रगति? सनोबर, तुमने बीवी का धर्म तो अदा किया है, लेकिन बेटी का धर्म भूल गई तुम। नहीं प्रगति, मैं भूली नहीं हूँ। तो फिर मैं ईसा भाई को खुशखबरी सुना दूं? नहीं। क्यों? प्रगति, मैंने अब्बास की वजह से अपने माँ बाप का घर छोड़ा है। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अब्बास की बेइज्जती की, उसे जलील किया, उस पर हाथ उठाया। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अब्बास की बेइज्जती नहीं। सनोबर,
तुमने तस्वीर का एक ही रूप देखा है, दूसरा नहीं। तुम लोगों के जाने के बाद ईसा भाई बहुत रोए, बहुत तड़पे। तुम लोगों को उस बस्ती में ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन तुम लोगों ने मिले नहीं। आज भी उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं। तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। अब्बास। प्रगति, मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं अब्बू के प्यार को कभी समझ नहीं सकी। सनोबर, मैं ईसा भाई के पास जा रही हूं, उनके बहते हुए आंसू को रोकने के लिए। ईसा भाई, ईसा भाई, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। अरे प्रगति बिटिया, क्या बात है, आजकल तो तू ईद का चांद हो गई है। आपने मुझे ईद का चांद कहा ना, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? याद है आपने कहा था कि अगर मैं आपको सनोबर से मिलवा दूंगी, आप मेरा मुंह मोतियों से भर देंगे? हाँ, कहा था, और मोतियों से भर भी दूंगा। तो भर दीजिए मेरा मुंह, मैं आपको सनोबर से मिलवा दूंगी। ये तू क्या कह रही है बेटी? सच कह रही हूँ मैं। देख देख, मेरा दिल बड़ा कमजोर है, कहीं ये धड़कना बंद ना कर दे। बता बता, कहाँ है सनोबर? पहले कीजिए मेरी मुंह भराई। अरे बेटी, मुंह भराई क्या, आज से सारी दौलत तेरी, ये मकान, वो दुकान, सब तेरे ना, मगर बता दे, बता दे। बताती हूँ, सनोबर अस्पताल में है। अस्पताल में? क्या हो गया उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अब्बास भाई का इलाज चल रहा था, वो भी ठीक हो गए। मूसा, साजिदा, माजिदा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ ईसा भाई, सब खैरियत तो है? अरे मूसा, जल्दी से मुझे चिमटी काट। मगर बात क्या हुई? अरे काट तो सही, कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। जल्दी अरे नहीं, ये तो हकीकत है। मगर बात क्या है ईसा भाई? अरे अपनी सनोबर मिल गई है। सनोबर? और अब्बास मियां का भी पता चल गया है। सच? चलो चलो जल्दी से उन्हें लेकर आते हैं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पहले आप वादा कीजिए कि आप सनोबर से कोई सवाल नहीं करेंगे। हाँ बेटे, कोई सवाल नहीं करूंगा। और आप अब्बास भाई को भी कुछ नहीं कहेंगे। अरे बिटिया, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही है? मैंने तुमने कब से माफ कर दिया है, बल्कि अब तो उनसे खुद जाकर माफी मांगना चाहता हूँ। ईसा भाई 16 आने सच बोल रहे हैं, चले हम लोग। चलो चलो। देखा भाभी, मैं नहीं कहती थी, एक दिन सनोबर जरूर मिलेगी। अल्लाह मियां बहुत करम वाला और मेहरबान है। सनोबर, देखो मैं अपने साथ किनको लेकर आई हूँ। अब्बू, बेटी, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए अब्बू। मुझे पापों का निकाल दिया। अब्बू, आप मुझसे नाराज तो नहीं? नाराज? तेरे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तेरी जुदाई तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी बेटी। मुझे तू बता इसे। सनोबर, बेटी तुम्हारे जाने के बाद में हम लोग उस बस्ती में गए थे, पर तुम लोग का कुछ पता नहीं चला। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम लोगों को, और उस दिन के बाद से ईसा भाई सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेते हैं। चाचू, ईसा भाई, आप बड़े खुदगर्ज निकले। ये क्या कह रही है प्रगति बेटी? बेटी मिल गई और दामाद को भूल गए। मैं तो अब्बास से अब नजरें भी नहीं मिला सकता। अरे उस दिन मैं इंसान नहीं, हैवान हो गया था। मैंने उसे गालियां दी, मारा, अपने हाथों से मारा। मुझे माफ कर देना अब्बास बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप तो मेरे बुजुर्ग हैं। उस दिन आपने जो कुछ भी किया
वो एक बाप को करना चाहिए था। मैं सचमुच सनोवर के लायक नहीं था। नहीं अब्बास, ऐसा मत कहना। तुम उस दिन भी मेरे लायक थे और आज भी हो। अब्बू, अब्बास का एहसान है मेरी जिंदगी में। उसने आपकी बेटी की जान बचाई है और इसलिए मैंने अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी। मैंने गलती की अब्बू। गलती? त्याग, बलिदान, शौहर परस्ती की जिंदा मिसाल हो तुम। पतिव्रता स्त्रियों की कहानियां मैंने किताबों में पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन अब पहली बार एक जिंदा कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी। अब्बास भाई के लिए तुम्हारा प्यार और बलिदान देखकर मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि धन्य हो तुम, और धन्य है ईसा भाई जिनकी बेटी हो तुम। ईसा भाई, अब्बास भाई ने कर्द की आदत छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दी है। खुदा तुम्हें नेकी दे बेटा। देखो, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। खुदा ने हमें तो बेटा नहीं दिया, मगर अब तुम हमारे बेटे हो। तुम कभी भी जिंदगी में अब ये मत सोचना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला। हमसे झूठ बोला? जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या? जी हाँ, मेरे माँ बाप जिंदा हैं और वो इसी शहर। सच? तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहाँ है बेटा वो? तुम किसकी औलाद हो? मेरे वालिद का नाम अहमद खां है। अहमद खान? मूसा, अरे मूसा सुन रहा है तू? ये अहमद भाई की औलाद है। अरे मेरे जिगरी यार अहमद खान के बेटे हैं ये। आप मेरे वालिद को जानते हैं? जानते हैं? जानते नहीं बल्कि उन्हें पहचानते भी हैं बेटे। अल्लाह, मूसा, किसी ने सच ही कहा है, जिल्लत और इज्जत ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे सकता है और जिसे चाहे जिल्लत दे सकता है। अरे याद है वो दिन जब अहमद भाई के साथ हमारी कितनी बुरी ठनी थी, और आज वहीं का ये बेटा हमारे सनोवर का शौहर है। अहमद भाई सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। मेरे वालिद का नाम अहमद खां है। अहमद खान? मूसा, अरे मूसा सुन रहा है तू? ये अहमद भाई की औलाद है। अरे मेरे जिगरी यार अहमद खान के बेटे हैं ये। आप मेरे वालिद को जानते हैं? जानते हैं? जानते नहीं बल्कि उन्हें पहचानते भी हैं बेटे। अल्लाह, मूसा, किसी ने सच ही कहा है, जिल्लत और इज्जत ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे सकता है और जिसे चाहे जिल्लत दे सकता है। तो याद है वो दिन जब अहमद भाई के साथ हमारी कितनी बुरी ठनी थी, और आज वहीं का ये बेटा हमारे सनोवर का शौहर है। अहमद भाई
बहन सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, दौलत दी, इज्जत दी, नाम दिया, जिंदगी की हर खुशी दी, किसी चीज की कोई कमी नहीं की उसने। हाँ, मगर हमारा ही दामन छोटा था। हमने उसकी दी हुई नियमतों को ठुकरा दिया। नजमा, क्या आपको इस घर में कोई कमी नहीं नजर आती है? आती है नजमा, आती है। और इस कमी का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे इस बात पे रोना आता है कि अब्बास को गुस्से में आकर घर से तो निकाल दिया, मगर इस दिल से उसे कैसे निकालूंगा? यही एक दर्द, एक तड़प है जिसके लिए मैं अपने आप को कोसता हूं कि मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया था, किस बात की सजा दी है मैंने उसे। हमने उसको सजा देकर खुद को सजा दी है। हाँ नजमा, ये एहसास, ये गुनाह का एहसास मेरे दिल को, मेरे ज़मीर को दिन रात कचोके लगाता है और पूछता है कि अहमद, क्यों निकाला था अब्बास को घर से, जबकि वो बीमार था, अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। न जाने कहाँ होगा मेरा अब्बास, किस हाल में होगा। और नजमा, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। मैंने एक मां से उसका बेटा छीना है। देखिए, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, कसूर तो हालात का है। हमने भी तो हालात को संभालने की कोशिश न की। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी अपने बेटे को ढूंढ सकते हैं। हाँ, जरूर ढूंढूंगा अपने बेटे को, मगर न जाने वो इस शहर में है कि कहीं और चला गया। जब से वो गया उसकी कोई खबर भी तो नहीं मिली। खबर नहीं मिली या हमने उसकी कोई तलाश नहीं की? मैं तलाशूंगा इस शहर में, इस मुल्क के हर शहर में, और अखबार में इश्तहार दूंगा कि जो कोई उसका पता बताएगा उसका मुंह मोतियों से भर दूंगा। मैं जानती हूं आपके बेटे का पता। तुम कौन हो बेटी? जी, मेरा नाम प्रगति है। क्या तुम जानती हो मेरे बेटे को? क्या अब्बास ने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? यूं ही समझ लीजिए। कहाँ है मेरा अब्बास? अस्पताल में। अस्पताल में? क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा अब्बास ठीक तो है ना? अब वो बिल्कुल ठीक है। ये शायद किसी के प्यार का करिश्मा है कि वो मौत के मुंह से बचकर सही सलामत वापस आ गए। क्या कह रही हो बेटी? जी हाँ, सनोबर का प्यार था, उनकी दुआओं का असर था जो अब्बास भाई को नई जिंदगी मिली। सनोबर? कौन है सनोबर? ईसा भाई की बेटी। ईसा भाई की बेटी? मगर वो तो घर छोड़कर चली गई थी। यूं कहो कि वो घर से भाग गई थी किसी आवारा और बदमाश लड़के के साथ। क्या आप जानते हैं उस आवारा और बदमाश लड़के का क्या नाम है? क्या नाम है? अब्बास। अब्बास? जी हाँ, सनोबर ने अब्बास भाई के लिए घर छोड़ा था। अब्बास भाई की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मगर उसने ये सब क्यों किया? आखिर क्या रिश्ता है उसका हमारे अब्बास के साथ? अब्बास भाई उनके शौहर हैं। क्या
जी हाँ, और सिर्फ इसलिए ईसा भाई ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा था क्योंकि सनोबर अब्बास के साथ प्यार करती थी। बेटी, ईसा भाई ने रिश्ता तोड़ा नहीं, उन्होंने तो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा है। और तू तो हमारी मायूस जिंदगी में खुदा की रहमतों का पैगाम बनकर आई है। तू इंसान नहीं, फरिश्ता है बेटी। हाँ बेटी, ले चल हमें हमारे अब्बास के पास। चलिए। अब्बास भाई, मेरे बच्चे, अब्बू, पास, मेरे बच्चे। मत रो बेटा, मत रो। देख, तेरे अब्बू आए हैं तुझे लेने के लिए। अब्बू, माफ कर दो मुझे, कर दो। बहुत शर्मिंदा हूँ, बड़ा जुल्म किया मैंने तुझे बेटे। नहीं अब्बू, ये क्या कह रहे हैं आप? कह लेने दे बेटे, मुझे कहने दे, वरना हमेशा ही बोझ रहेगा मेरे दिल पे। अरे बाप होकर मैंने तुझे घर से निकाल दिया, ये भी न सोचा कि तू बीमार था, बेबस था, लाचार था। बेटा वो गुस्सा नहीं था, शैतान था जो मेरे दिमाग में सवार हो गया था, वरना मैं तुझे इस बेरहम दुनिया के लिए अकेला भटकने को छोड़ देता। नहीं अब्बू, कसूर तो मेरा भी था। मैं मर्द होकर भी इतना कमजोर हो गया था कि एक वहम से डरकर गर्द पीने लगा। मैं तो मौत के मुंह में पहुंच गया था अब्बू। सुनुबर ने आके मुझे बचा लिया। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ सुनुबर की वजह से अब्बू। बेटी सनोबर, तू तो फरिश्ता बनकर आई है मेरे बेटे की जिंदगी में। हमारा खानदान तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। अम्मी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इन्होंने एहसान किया है मुझ पर। मैंने तो सिर्फ एक बीवी का फर्ज अदा किया है। बेटी, तेरी जैसी शौहर परस्त औरत पे तो औरत साथ जितना फख्र करे कम है। अरे अहमद भाई, आखिर बेटी किसकी है? ऐसा भाई, मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरा खोया हुआ बेटा मिला दिया। नहीं नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। अगर एहसान मानना है तो अल्लाह के बाद हमारी प्रगति बिटिया का एहसान मानो। अरे आज हम अपने बेटे से मिले हैं तो इस बिटिया की खातिर। प्रगति बेटी, अहमद तो बेमोल बिक गया तेरे हाथ, मैं बिक गया बेटी। अहमद तेरा गुलाम हो गया बेटी। ऐसा कहकर आप मुझे गुनहगार क्यों बना रहे हैं? क्या एक बाप अपनी बेटी के हाथों बिक सकता है? गुलाम बाप नहीं, औलाद होती है। वो माँ बाप की जितनी सेवा करे कम है। प्रगति, अल्लाह ने मुझे कोई बेटी नहीं दी, आज से तू मेरी बेटी है। काबिले ताजीम है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। मिलाएगी मुझे तुझसे? अम्मी, आप मुझसे ऐसी चीज मत मांगिए जो मैं आपको दे नहीं सकती। तो क्या तेरी माँ? नहीं, मेरी माँ जिंदा है। तो फिर क्या मजबूरी है तेरी? इंसान हालात की वजह से एक दूसरे से बिछड़ता है, मिलना तो किस्मत के हाथ होता है। प्रगति बेटी, तूने एक माँ बाप को उनकी बिछड़ी हुई औलाद से मिलाया है। ये अहमद भी पीछे नहीं रहेगा, मैं तुझे मिलाऊंगा तेरी माँ से, ये मेरा वादा है। एक खुशखबरी लाया हूँ, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। डॉक्टर साहब ने अब्बास को हॉस्पिटल से जाने की इजाजत दे दी। मुबारक हो, मुबारक हो। ये कौन है? ये प्रगति फौज के लेफ्टिनेंट हैं। जी मेरा नाम राजन है, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। भाई आप जो भी हैं, आप हमारे इनाम के हकदार हैं। अरे ये आपसे ज्यादा हमारे इनाम के हकदार हैं। इन्होंने ही तो प्रगति बिटिया की जान बचाई थी। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। प्रगति को मारने के लिए दुश्मनों ने पूरी प्लानिंग बनाई थी।
इन्होंने जान पर खेलकर जान बचाई है इसकी। प्रगति बेटी, तुम्हारे भी दुश्मन है? अहमद भाई, इस खुशी के मौके पर दुश्मनों की नहीं, दोस्तों की बात की जाए। बेटी, लेकिन आज से जो तुम्हारा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अहमद भाई, जिसने मेरी जिंदगी तबाह करके मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद करने की चुनौती दी है मैंने, और ये जंग मैं तन्हा लड़ूंगी। उनो जाकू आता रे, मैं तो है पोटी, हवेली में पोटी। परदेसी, तेरी किस्मत चमक गई भाई, सुबह सुबह पोटी के दर्शन हो गए। मैं जाकू आता रे, जाकू। मुझसे कुछ कहा? सुनाइए, आपको किससे मिलना है? विनोद ठाकुर से। ठाकुर साहब से? आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम नम्रता बहन है, मैं महिला आश्रम से आई हूँ। आश्रम से आई हैं आप? ऐसा है कि ऊपर जाकू राइट टर्न करके सामने वाला कमरा उनका, समझ में आ गए? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आप आइए आइए। ठाकुर लोग की किस्मत में क्या पोटियां, और मेरी किस्मत में वो बुड्ढा खूसट फू। छोटे ठाकुर। हाँ परदेसी। कोई आपसे मिलने आए हैं? बोलो तो अंदर भेजूं? मुझसे मिलने आए? हाँ। भेज दो। आइए, बुला रहे। नम्रता, तुम? हाँ, मैं। परदेसी, तुम जाओ। जी। नम्रता, तुम यहां पर क्यों आई हो? प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ता है। मुझे फोन कर दिया होता, मैं तुम्हें मिलने आ जाता। शुक्र है आज घर में कोई नहीं है। ठाकुर साहब, आजकल मेरी जिंदगी एक खाना बदोश की तरह होकर रह गई है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे सर से लेकर पांव तक झंझोड़ डाला है। तुम कुछ ज्यादा ही बदहवास हो गई हो। ठाकुर साहब, आपके कहने पर ही प्रगति को हमने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, मगर पता नहीं किसकी इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई, और यहां तक कि मेरे नाम के अरेस्ट वारंट भी निकल गए। मुझे अपना आश्रम भी बंद कर देना पड़ा है। एक आश्रम बंद होगा तो क्या होगा, दूसरा आश्रम खुल जाएगा। नम्रता, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ बड़े बड़े लोग हैं शहर के। एक हल्की सी आंधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बार प्रगति बच गई है, अब की बार वो बच नहीं पाएगी। ठाकुर साहब, जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। प्रगति एक बहुत चालाक और शातिर औरत है। वो नम्रता की कैद से भागी है, वो भी विनोद ठाकुर को जख्मी करके। ये काम किसी कमजोर औरत की बस का नहीं है। मैं भी उसे कमजोर नहीं समझता नम्रता। उस वक्त किस्मत उस पर मेहरबान थी, इसलिए वो बच गई। किस्मत भी मेहरबान है उस पर, और इंस्पेक्टर विक्रम भी। तो ज्यादा ही याराना लगता है उन दोनों का। तो क्या विक्रम की नाक में नकेल नहीं डाली जा सकती? ठाकुर साहब, कुछ लोग जिद में अपनी औकात भूल जाते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम पर सच्चाई और ईमानदारी का भूत सवार है, मगर इसका इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? इंस्पेक्टर तिवारी। विक्रम की हर बात, हर चाल की वो हमें खबर देता रहेगा। तो फिर प्रगति का हिसाब किताब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसने विनोद ठाकुर की बर्बादी की प्रतिज्ञा की है। वो एक बात भूल गई है कि मौत के साए उसके सर पर मंडरा रहे हैं। ठाकुर साहब, सिर्फ एक बात याद रखिए, प्रगति एक औरत है, और औरत के बारे में मशहूर है कि जितने बाल उतने जाल। नम्रता, मुझे शहर जाना है, एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। चलिए। क्या पोटी है भाई, जैसे दिखती है वैसे है नहीं। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ फंस गया भाई। किसके बारे में बोल रहे हो ससुर? पंडित जी, मैं उस पोटी के बारे में बोल रहा हूँ जो हवेली में अभी टप टप कर आके सीधे छोटे ठाकरा के रूम में गई। जवान है, खूबसूरत है। हाँ। अरे उम्र कितनी है रे? अरे यही कोई 40-45 साल की होगी। 40-45 साल की औरत को जवान कहता है?
पुरानी हड्डी भी क्या जोश मार रही। अगर तुम्हारा जैसा बूढ़ा आदमी पोटिया की उम्र पूछेगा तो लोग तुम्हारी इज्जत के छिलके निकाल निकाल कर बाहर फेंक जाते। उतार चुप। ये पता ससुर के नाम का है उसका नाम नम्रता आश्रम। नहीं, नम्रता आश्रम नहीं, नम्रता बहन। मगर चरित्र बहुत गड़बड़ है भाई उसका। अरे तुम बहुत नीच हो, बहुत नीच हो परदेसी। एक तरफ उसको बहन कहते हो और दूसरी तरफ उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हो। कीचड़ क्यों नहीं उछालूं? पोटी को देखते ही ठाकुरा के बदन में 1000 वाट का करंट दौड़ गया। मैं तभी समझ गया सब्जी में जरूर कुछ काला है भाई। अरे परदेसी, तुम तो रसोई घर का इतिहास ही बदल दिए बेटवा। सब्जी में काला नहीं, दाल में काला होता है। पंडित जी, दाल में काला लहसुन समझ के दाल को खा जाते। अगर सब्जी काली हो तो पूरी की पूरी हंडी उठाकर बाहर फेंक देते, जैसा मेरे को बाहर फेंक दिया उन्हें। राम राम, नौकरों की ऐसी बेइज्जती अरे हमारे टनकपुर में नहीं होती। फिर टनकपुर? अरे परदेसी कहाँ गए? कहाँ गए परदेसी? अरे परदेसी, तुम बहुत बदनसीब हो बेटा, जो तुम हमारे टनकपुर का इतिहास नहीं जान पाए। अपने बेटे अब्बास के खो जाने के बाद से अहमद भाई और उनकी बीवी नजमा बहुत परेशान हैं। प्रगति उन्हें अब्बास से मिलवाती है और उन्हें ये जानकर भी बहुत खुशी होती है कि अब्बास ने ईसा भाई की बेटी से शादी कर ली है और ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। दुख होता है कि प्रगति के कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने उसे मार डालने की कोशिश की थी और आज भी वो उसके लिए खतरा बने हुए हैं। वो प्रगति की मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रगति अपनी लड़ाई अकेली और खुद लड़ना चाहती है। नम्रता बहन विनोद से मिलने रतनपुर आती है और उसे बताती है कि प्रगति की वजह से उसे अपना आश्रम बंद करना पड़ा और पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाया है। वो विनोद को ये भी बताती है कि इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति से मिल गया है। विनोद नम्रता बहन से कहता है कि वो जल्द ही प्रगति को खत्म कर देगा। विनोद का रसोइया बूढ़े महाराज नम्रता बहन को हवेली में देखकर परेशान होता है और अपने दोस्त परदेसी से कहता है कि उसे दाल में कुछ काला नजर आता है। अब आगे। हाय अमिता। आप आ गए? आगे से मतलब? अरे भाई घड़ी देख लो, ठीक 11:30 बजे हैं। कहो मैं राइट टाइम पे हूं या नहीं? जी। वेटर, 2 चाय लाना। जब मैं लंदन में था ना, तो मुझे अंग्रेज लोग देखकर अपनी घड़ियां दुरुस्त करते थे। जी। ये क्या जी क्या कर रही हो तुम? अमिता, तुम्हारी आंखों में मैं परेशानी की झलक देख रहा हूं। Am I right? हाँ विनोद, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। अमिता, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे अपने सारे गम दे दो। विनोद, वो अमिता, वो दोस्त ही क्या जो वक्त पर दोस्त की काम ना आए। अमिता, मुझसे कहो बात क्या है? मैं कह नहीं पा रही हूँ। तुमने कुछ उल्टा काम तो नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? मेरी परेशानी घर की परेशानी है। अमिता, मैं वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गया था, मगर जब तक तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि तुम्हारी क्या परेशानी है? विनोद, मेरे डैडी रिटायर हो गए हैं। जिस मकान में हम रहते हैं वो सरकारी मकान है। उस मकान को हमें खाली करना पड़ रहा है। दूसरा मकान भी ढूंढ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा मकान मिल रहा है मगर डैडी के फंड के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे मिलाकर भी अगर हम घर खरीदने जाए फिर भी कम से कम 3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मैंने दीनदयाल जी से जिक्र किया तो मुझे एडवांस में 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर भी विनोद 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। 2 लाख? 2 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। कौन देगा तुम्हें? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। अमिता, तुमने मुझे ऊपरी दिल से दोस्त कहा है, सच्चे दिल से नहीं। क्या कह रहे हो विनोद? अरे विनोद ठाकुर मर गया है। 2 लाख की रकम? 2 लाख की रकम भी कोई रकम है? तुम्हारे लिए कम सही, लेकिन हमारे लिए ये हमारे लिए तुम्हारे लिए क्या कर रही हो? हाँ, समझ लो कि ये रकम का इंतजाम हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे अपने सारे गम दे दो। कहो अमिता, तुमको मुझसे मोहब्बत है? ये कोई कहने की बात है क्या? अमिता,
मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं अमिता, बल्कि उल्फत भी है। I do love you a lot। अब ये परेशानी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और सोच लो कि नेक्स्ट वीक तुम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हो और तुम्हें चेक कल तक मिल जाएगा। क्या? अरे यार अब तो मुस्कुराओ। Come on। What I have said, I mean it। Thank you। चल। लेकिन चाय का क्या होगा? चाय को गोली मारो यार। हम वहाँ चलते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं। चल। क्या बात है जी, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं अंजलि, जो जो सोचता हूं ना परेशानी और बढ़ती जाती है। मतलब 30 साल नौकरी करने के बाद ये रिटायरमेंट इंसान की जिंदगी में कर्ज की तरह होता है। जब आदमी नौकरी कर रहा होता है ना तो वक्त पता नहीं चलता कैसे गुजर गया। उस वक्त उसके पास एक पोजीशन होती है, एक जगह होती है, एक कुर्सी होती है, और जैसे कुर्सी चली जाती है उसका वजन कम हो जाता है, उसका कद कम हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। जैसे ये एहसास होता है ना, डिप्रेशन और बढ़ जाता है। मगर आप दुनिया के पहले इंसान तो नहीं हो जो रिटायर हो रहे हो। देखो, मेरी रिटायरमेंट और दूसरे लोगों की रिटायरमेंट में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अरे जब दूसरे लोग रिटायर होते हैं ना तो उनका बोझ हल्का करने के लिए उनके बेटे तैयार होते हैं, और भगवान ने तो हमें इस दौलत से वंचित रखा है। काश हमारा भी कोई बेटा होता। डैडी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अब मेरा तुम। हाँ डैडी, अब मैं समझी, सब बाप एक जैसे होते हैं। बेटी चाहे कुछ भी करे लेकिन बेटे की जगह नहीं ले सकती, यही दस्तूर है दुनिया का। हालांकि बेटे इतना दुख देते हैं अपने माँ बाप को कि वो तंग आके उन्हें कोसते हैं और कहते हैं कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। और लड़कियां अपनी माँ बाप की सेवा करते करते अपनी जान भी दे दे, फिर भी चाह सिर्फ बेटे की होती है। नहीं अमिताभ। डैडी, आज की दुनिया में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तालीम की दुनिया में तो लड़कों से आगे है लड़कियां। और आजकल क्या काम नहीं कर रही है लड़कियां। बेटे मैं, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने तो यूं ही कह दिया था। नहीं डैडी, आपने यूं नहीं कहा था। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर। आप समझते हैं कि आपका बोझ मैं कम नहीं कर सकती, आपकी परेशानियां बांट नहीं सकती, लेकिन ये ख्याल आपका बिल्कुल गलत है। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। अब क्या कान पकड़ के उठा बैठा करूं क्या तेरे सामने? नहीं डैडी, तो वादा कीजिए इसके बाद आप ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। किया। तो अब सुनो मुंह मीठा करने वाली खबर। क्या कोई खुशखबरी है बेटी? मम्मी, पैसों का इंतजाम हो गया है। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, पूरे 3 लाख रुपयों का। बेटी, क्या तेरी लाठी लग गई? नहीं मम्मी, 1 लाख रुपए एडवांस तो दीनदयाल सेठ दे रहा है। बाकी के 2 लाख? बाकी के 2 लाख डैडी यूं समझे हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता आ गया है और बस उसने हमारी परेशानी दूर कर दी। बेटी, उस फरिश्ते का नाम क्या है? मम्मी, उस फरिश्ते का नाम विनोद ठाकुर है। विनोद ठाकुर? उसने तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे दी? दी नहीं, देने का वादा किया है। तुमने मांगे थे उससे क्या? नहीं डैडी, उसने मुझे परेशान देखकर मेरा हाल पूछा तो मुझे अपनी परेशानी बतानी पड़ी और बस वो फौरन पैसे देने के लिए तैयार हो गया। इतनी बड़ी रकम, और वो भी बगैर किसी गरज के? डैडी, एक्चुअली मैंने एक बिजनेस डील में उसकी मदद की थी। चाहे कुछ भी हो बेटे, इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद बगैर किसी गरज के नहीं करता है। अगर फिर भी उसने तुम्हें इतनी बड़ी रकम देने का वादा किया है तो भाई पैसे से कम नहीं है वो। वाकई
फरिश्ता तो है बेटी, लेकिन सोचने की बात यह है कि हम इतनी बड़ी रकम लुटाएंगे कैसे? मामी, विनोद ठाकुर मेरा दोस्त है। ये बात है। सिर्फ दोस्त है? डैडी, वो मुझसे प्यार करता है। और तुम? आप भी मिलेंगे ना तो आप भी उससे प्यार करेंगे। अच्छा। आप कहिए, आप भी चाहिए आपको लड़का? अरे मेरी बेटी 100 लड़कों के बराबर है, अब किस कमबख्त को बेटा चाहिए? पलटी खाना तो कोई आपसे सीखे। विनोद, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी दुनिया ही बदल डाली। और तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी दुनिया को इतना हसीन, इतना खूबसूरत बना दिया है कि मुझे हर चीज पहले से ज्यादा हसीन लगने लगी है। इतना प्यार करते हो मुझसे? अमिता, तुमने कभी अपने आप को मेरी आंखों से देखा है? ऐसा क्या है मुझ में? अमिता, बचपन में मैं राजकुमार और अप्सराओं की कहानियां पढ़ा करता था। ऐसे में एक अप्सरा मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। इसकी रेशमी जुल्फें मेरे कांधों पर लहराती थी, जिसकी मतभरी आंखों में शराब की मस्ती थी। इसे सुर्ख गाल लाला के दहकते हुए फूल की तरह थे, जिसकी मुस्कुराहट से फूल भी शर्मा जाते थे, जिसकी चाल मोरनी की चाल से भी ज्यादा हसीन थी, और जिसकी आवाज कोयल की कूक से भी ज्यादा मीठी। ऐसी अप्सरा मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। मैं अक्सर सोचता, क्या हकीकत की दुनिया में ऐसी अप्सरा मैं पा सकूंगा? आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अमिता, कि मुझे अमिता की शक्ल में वो अप्सरा मिल गई। मेरे ख्वाब हकीकत में बदल गए हैं। ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। मैं इतनी खूबसूरत थोड़ी ना हूँ। हर हसीन चीज को अपने हुस्न पर गुरूर होता है, मगर तुम्हें गुरूर नाम की चीज ही नहीं अमिता। बस ऐसी ही सादगी ने तुम्हें और भी हासिल बना दिया है। क्यों, क्या हुआ? वहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम पढ़ लो ना। तुम पढ़कर सुनाओ ना। लिखा हुआ है कि इन फूलों को तोड़ो मत। मगर दिल कहता है। क्या कहता है दिल? दिल कहता है चीज है अच्छी, इसे छोड़ो मत। क्या सोच रही है? अभी मैं सोच रही थी कि मैं कभी अपनी माँ का बेटा नहीं बन सकी। बड़े अरमान थे कि मैं उसके सपनों को पूरा करूं, उसका सहारा बन जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे खुशियां देने के बजाय मैं उसके दुखों का कारण बन गई। प्रगति, जिंदगी ऐसे ही इम्तिहान लेता है। बस यूं समझ लो कि दुख और सुख अपने अपने नसीब से मिलते हैं। लेकिन क्या हमारे नसीब में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है? देखो, इस तरह बैठकर अपने नसीब को कोसने से बेहतर ये होगा
कि भगवान की मर्जी के आगे अपना सर झुका दिया जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो भाभी। अगर मैं माँ से बिछड़ गई तो गौरव तो है उनके पास। जो काम मैं नहीं कर सकी शायद गौरव बड़ा होकर कर सकेगा। लेकिन आज वो देहरादून जा रहा है। उसके जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। हाँ प्रगति, लेकिन ये अकेलापन ज्यादा दिन के लिए थोड़ी रहेगा। आखिर अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो आएगा तो वापस अपनी माँ के पास ही ना। उसी दिन का इंतजार है जब गौरव बड़ा होकर माँ का सहारा बन जाएगा। भाभी, मैं उसे दूर से एक नजर देखना चाहती हूँ। अरे पगली, तू जाकर एक बार पास से उसे मिल क्यों नहीं लेती? नहीं, माँ और गौरव अब मेरी कमजोरी है। अगर मैं उनसे मिलूंगी मैं अपने मकसद से हट जाऊंगी। मैं उस प्रतिज्ञा को भूल जाऊंगी जो आग बनकर मेरे सीने में दहक रही है। इस आग को और जलना है भाभी, और जलना है इस आग को। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, गौरव देहरादून ही तो जा रहा है, कोई 7 समंदर पार तो नहीं जा रहा। माँ जी, गौरव को उज्जवल भविष्य के लिए उसका देहरादून जाना बहुत जरूरी है। फिर भी इतने लंबे अरसे के लिए अपने बच्चे को अपनी आंख से दूर कैसे कर दूं? माँ, लंबे अरसे के लिए कहाँ, गर्मियों की छुट्टियों में हम उसे ले आया करेंगे, है ना? और जब भी आपका जी चाहे उससे मिलने के लिए मैं आपको ले चलूंगा गौरव के पास। फिर भी चिंता तो लगी रहेगी। माँ, तू मेरी चिंता ना कर। अरे तेरी चिंता ना करूं तो किसकी चिंता करूं बेटा? माँ, क्या तू नहीं चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं और तेरी सेवा करूं? कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने? हाँ? तो अब आंसू पोंछ ले माँ और मुझे हंसते हंसते विदा कर। देख शकुंतला, कितना बड़ा हो गया है मेरा गौरव। अभी से अपनी माँ को तसल्लियां दे रहा है। ठीक ही तो कह रहा है माँ, गौरव। हेलो चाचा। हेलो चाची। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। और अनिल बेटे, कैसा चल रहा है कामकाज तुम्हारा? बस चाचा चल रहा है। ये किसी के जाने की तैयारी है क्या? हाँ, गौरव देहरादून जा रहा है। अरे ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने, मुबारक हो गौरव। चाची, दरअसल मैं आपको भी एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। ओ सच? हाँ। जल्दी बताओ ना, क्या है वो खुशी की खबर? चाची, क्या है कि मैंने एक नया घर खरीदा है, कल उसका गृह प्रवेश है। नए घर का गृह प्रवेश? अरे भतीजे, ये तुमने नया घर खरीदा कब? और हमें बताया भी नहीं। अरे चाची, अगर मैं आपको बता देता तो एक्साइटमेंट कैसे पैदा होता। मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। मेरा तो दिल खुश हो गया ये खबर सुनकर। सुना आपने, हमारा ये डॉक्टर अनिल अब घर वाला बन गया है। अरे क्या कह रही हो तुम? घर वाले का मतलब कुछ और होता है। अरे चाची, घर वाले का मतलब होता है जैसे चाचा आपके घर वाले हैं। चुप बेशरम, अब घर वाला बन गया है तो घर वाली भी ले आएगा। बता, कब लेकर आ रहे हैं घर वाली? पहले घर तो हो जाने दो चाची, घर वाली भी। घर तो हो चुका, अब ये बता, तूने उसे दावत दी है या नहीं? किसे? भतीजे, ज्यादा बनने की कोशिश ना करो, तुम्हारी चाची ने हमें सब बता दिया है। दरअसल चाचा, बात क्या है कि मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है, बस कुछ खास खास मेहमानों को ही दावत दी है। अच्छा, तो उन खास खास मेहमानों में वो खासुल खास है या नहीं? कौन खासुल खास? दूंगी एक चपत खींच के, सब भूल जाएगा। अब सच सच बता दे, वो आ रही है फंक्शन में या नहीं? चाची, उसको बुलाने ही तो जा रहा था। देख, अगर वो इस फंक्शन में नहीं आएगी तो मैं नहीं आऊंगी। क्यों चाची? उसके बिना ये फंक्शन ऐसे ही लगेगा जैसे नगीने के बिना अंगूठी। नगीना नहीं चाची, मीना। हाँ, मीना। अब आए ना बच्चू रास्ते पर। हाँ अंकल, उसका नाम मीना है। तो बेटा उसे भी दावत में बुलाओ, हम भी देखें अपनी होने वाली बहू को।
बस मैं उसे ही बुलाने जा रहा हूँ। तो फिर जल्दी जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलता हूँ, आप लोग जरूर आइएगा। जरूर। अच्छा माँ जी, नमस्ते। बाय गौरव। अरे चाचा, आपका कार्ड। हाँ, थैंक यू। शकुंतला, अब हमें इस फंक्शन में जरूर जाना पड़ेगा, वो तो जाएंगे। अपनी इस होने वाली मीना को देखने के लिए, हैं? हाँ माँ।